Hello everyone, we are reading chapter 3 of history, that is nationalism in India. और अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास और वुमेन की क्या भूमिका रही, और वुमेन जो है वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस के रूप में थी. कांग्रेस जो है उनको कोई भी प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं देना चाहती थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो वुमेन थी उस वो कुछ ही मैं कहूँगी कुछ ही पार्ट से आ रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी वुमेन को ये अलाउड नहीं था उस टाइम कि वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें. जो अर्बन एरियाज़ थे उसमें सिर्फ जो है रिच लेडीज़ या जो एजुकेटेड क्लास थी वही लेडीज़ जो है पार्टिसिपेट कर रही थी. और अगर हम बात करें गांव की, रूरल एरियाज़ की, तो उसमें रिच पीजेंट्स की फैमिली की जो औरतें थी वही मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी. और कांग्रेस भी उनको कोई प्रोमिनेंट पोजीशन देने के हक़ में नहीं था, वो सिर्फ चाहते थे कि वुमेन की जो प्रेजेंस हो वो सिंबॉलिक हो. तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टॉपिक नंबर 3.3, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was nations untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalits or oppressed. तो ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे सोशल ग्रुप्स जो थे वो इस कॉन्सेप्ट से मूव नहीं हुए. मतलब अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी कास्ट ऐसी थी जो कि इस आइडिया से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए. और ऐसा ही एक ग्रुप था अनटचेबल्स का, जो कि 1930 में उन्होंने अपने आप को दलित कहना या दबा हुआ कहना शुरू कर दिया था. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर fear of offending Sanatanis, the conservative high caste Hindus. और कांग्रेस ने इनको इग्नोर रखा था बहुत सालों से. कांग्रेस ने इनके लिए कुछ नहीं किया था, बिकॉज कांग्रेस जो है वो अपर कास्ट का साथ चाहती थी. अगर कांग्रेस जो है दलित्स का साथ देती तो डेफिनेटली जो है अपर क्लास के लोग जो है वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो जाते. तो उसी डर से कांग्रेस जो है इनसे इग्नोर रहा था the conservative high caste Hindus. But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would come for 100 years if untouchability was not eliminated. He called the untouchables Harijan. तो महात्मा गांधी ने लेकिन डिक्लेयर किया कि स्वराज जो है वो कभी भी नहीं आ सकता, चाहे हम 100 सालों तक प्रैक्टिस करें, तो जब तक ये अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं होती सोसाइटी में से. तो उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहना शुरू किया. हरिजन का मतलब था चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स. तो जिस जिस जगह से अनटचेबल्स जो थे बैन थे, जिस जिस जगह उनको जाने नहीं दिया जाता था, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और ये सिक्योर किया कि जो उनकी एंट्री है वो टेंपल में भी होगी, वो पब्लिक वेल्स भी यूज़ करेंगे, टैंक्स यूज़ करेंगे, रोड्स भी यूज़ करेंगे और स्कूल्स भी यूज़ करेंगे. ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. उन्होंने अपने आप जो है टॉयलेट साफ़ की, ये दिखाने के लिए, डिग्निफाई करने के लिए उनके काम को, ताकि जो भंगी हैं उनसे लोग हेट ना करें. तो भंगी कौन थे? स्वीपर्स. तो और ताकि जो अपर कास्ट के लोग हैं जो उनके साथ है वो ये सोचेंगे कि अगर इतने बड़े लीडर होके वो जो है ऐसा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये काम बुरा नहीं है. तो उस काम को डिग्निफाई करने के लिए उन्होंने ऐसा सब कुछ किया. बट मैनी दलित्स लीडर वर नीन ऑन द डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन to the problems of community. They began organizing themselves, demanding reserve seat in the educational institutions and separate electorate that would choose Dalit member for legislative councils. लेकिन दलित लीडर जो थे इतने से काम से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. उन्होंने कहा कि जब तक हम पॉलिटिकली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होगी. उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया और डिमांड की रिज़र्व सीट की कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिज़र्व सीट दी जाए, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, हमारा अलग से रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाएं. बट
Dalit member for legislative councils, political empowerment they believed would resolve the problems of their social disability. Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region, where their organization was quite strong. अब इन्होंने कहा कि अगर हम पॉलिटिकली एम्पावर होंगे तभी हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होंगी, अदरवाइज़ नहीं। ये जो सोशल डिसेबिलिटी चल रही है, हमारे साथ जो अन्याय चल रहा है, वो ऐसे ख़त्म नहीं होगा जब तक हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा, जब तक हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलरली ये जो मूवमेंट था ये ऑर्गेनाइज हुआ महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into depressed class association in 1930, clashed the Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम हम सब जानते हैं, वो जो दलित्स के लीडर थे और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महात्मा गांधी को फेस किया। और बट महात्मा गांधी से कहीं ना कहीं जो है वो मतलब उनके विचार जो है क्लैश कर गए यहाँ पर, क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे और महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhi began a fast unto death. जब उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर्स ने B.R. अम्बेडकर की बात मान ली तो गांधी जी जो है वो फास्ट पे अनशन पे बैठ गए कि मैं तो मरने तक कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो फास्ट पे बैठ के गांधी जी उसके बाद He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली है तो अब क्या होगा कि हमारा नेशन जो है वो इंटीग्रेट नहीं होगा, उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। Ambedkar ultimately accepted Gandhiji position and result was Pune Pact of September 1932. तो अम्बेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी की बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, और जो है पूना पैक्ट हुआ उसके बाद 1932 में। अब पूना पैक्ट में क्या शर्त आई? इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास later to be known as scheduled class reserved seat in the provincial and central legislative councils, but they were to be voted by the general electorates. अब इसमें पूना पैक्ट में ये क्लियर किया गया कि जो डिप्रेस क्लास हैं रिजर्व सीट तो होंगी उनकी, बट वो उनका अलग इलेक्टोरेट नहीं होगा, वो जनरल इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करेंगे। The Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress led to national movement. तो ये जो है कहीं ना कहीं दलित जो आंदोलन था वो सेपरेट ही चलता रहा कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट से। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to civil disobedience movement. After the decline of non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslim felt alienated from the Congress. अब जो है मुस्लिम लीडर्स की बात आई, अब अनटचेबल्स को तो हमने देख लिया, अब मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो डिप्रेस थे। जो पिछला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उन्हें लगा कि उनके हकों के लिए कुछ नहीं किया गया और वो जो है कांग्रेस से कटने लगे थे। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like हिंदू महासभा। तो हिंदुओं की एक महासभा थी जिसके साथ जो कांग्रेस है वो दिखने लगी थी, और इससे मुस्लिम जो है बहुत डिप्रेस हुए। ये मिड 1920s की बात है जब हिंदू महासभा बनी और उसके साथ जो है कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स खड़े हुए थे, तो इससे जो है मुस्लिम्स को काफ़ी बुरा लगा। As the relation between Hindus and Muslim worsened, each community organized a religious procession with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot depended the distance between two communities. तो हुआ क्या कि सिचुएशन और भी बुरी होती गई जब इन्होंने हिंदू महासभा का साथ दिया और कम्युनिटी रॉयट्स शुरू हो गए, यानी दोनों में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम्स का झगड़ा
शुरू हो गया, क्लैशेस हुए बहुत सारे शहरों में, और इससे जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच जो डिस्टेंस था वो और भी बढ़ गया. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a community could be forged. अब कांग्रेस और मुस्लिम लीडर ने सोचा कि कुछ तो करना होगा, ये रॉयट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा करें जिससे यूनिटी जो है आए. द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड. अब जो क्वेश्चन था मेन वो ये था कि आगे रिप्रेजेंट कौन करे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी कहती थी कि उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वो भी अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है असेंबली में वो अलग से खड़ा करना चाहती हैं. मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट electorates if Muslims were assured reserve seat in the Central Assembly and representation proportion to population in the Muslim dominant provinces Bengal and Punjab. तो अब मुस्लिम अली जिन्ना जो थे वो मेन लीडर थे मुस्लिम लीग के. तो उन्होंने जो है बिल्कुल इसको खारिज कर दिया, उन्होंने बिल्कुल अनविल हो गए वो कि मैं जो है रिप्रेजेंटेशन दिलवा के रहूँगा मुस्लिम्स को, और हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलनी चाहिए. ख़ास करके जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थी बंगाल और पंजाब, जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, वहाँ पर वो कह रहे थे कि हमें एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप of resolving the issue at the all parties conferences in 1928 disappeared. But ये जो सब कुछ सारी कोशिशें चल रही थी इनका कुछ नहीं बना, क्योंकि 1928 में फिर डिसअपियर हुए. जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस है वो नहीं हुई, एंड M.R. जायकर ने बयान दे दिया था. क्योंकि क्या बयान था वो, हिंदू महासभा में स्ट्रॉन्गली उन्होंने अपोज़ किया था एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज़. उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो डिमांड है उनको पूरा नहीं करेंगे. तो M.R. जायकर के ये इस स्टेटमेंट के बाद जो है बहुत बवाल मच गया, और मुस्लिम्स जो है वो टोटल ख़िलाफ़ हो गए हिंदूज़ के. और उसके बाद जो है आपको पता ही है कि हमारा एक अलग नेशन जो है बन गए दोनों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान. तो यही जो है नींव डली थी M.R. जायकर का ये जो स्टेटमेंट था कि स्ट्रॉन्गली उन्होंने अपोज़ कर दिया था सारे एफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ के. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था. When the civil disobedience movement started, that were thus an atmosphere of suspicion and distrust between the community. An atmosphere हो गया. Alienated from the Congress, a large section of Muslims could not responded to call for a united struggle. तो अब जो है मुस्लिम के जितने भी लीडर्स थे या मुस्लिम जितने भी हमारे देश में थे, उन्होंने बिल्कुल इस रिस्पॉन्ड ही नहीं किया इस बात पे कि हम जो है यूनाइटेड स्ट्रगल चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम जो है बिल्कुल सेपरेट अपना आंदोलन लड़ना चाहते हैं. मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया. बहुत सारे मुस्लिम लीडर ने ये एक्सप्रेस किया कि अगर वो इंडिया में ही रहे तो वो एक माइनॉरिटी बनकर ही रहेंगे. They feared that the culture and identity of minority would be submerged under the domination of Hindu majority. और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो दबकर रह जाएगी अगर हम इन हिंदुओं के साथ ही रहे. तो कहीं ना कहीं जो है ये बात जो है अब मुस्लिम्स को बहुत परेशान कर रही थी कि हमारे जो हिंदूज़ हैं वो प्रोमिनेंट है, उनको जो है मेन वो मेजॉरिटी में है. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो है इस बात से परेशान थे और वो एक अलग जो है स्ट्रीम चाहते थे. वो चाहते थे कि उनका जो है अलग से रिप्रेजेंटेशन हो. ये बात उनके दिमाग में इस बयान के बाद आ गई थी. और नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और ये जो है लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का. तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.